हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बिफोर बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने छपे पद को पढ़ा था। आज है हम लोग कवित वाले चैप्टर पर चले आए। कवित के लेखक है कवि भूषण, और कवि भूषण ने कवित को है दो पद में लिखा है। एक है पहला पद है और एक दूसरा पद है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस हम पद को स्टार्ट करते हैं, पहला पद, और इसको हम ख़त्म करने का आज प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पिछली क्लास की बात है फिर से यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं कि इसमें कुछ शब्द है आपस में जोड़े गए हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि दो लाइन आपस में जोड़ा गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर दो लाइन आपस में जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर दो लाइन आपस में जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर दो लाइन आपस में जोड़े गए हैं। और ये लाइन है आपस में काहे जोड़ा जाता है, ये हम लास्ट में बताते हैं। आप मेरे साथ है बने रहिए, उसके बाद पता चलेगा कि लाइन आपस में क्यों जोड़ा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कविता जो चैप्टर लिखा गया है ये भूषण जी के द्वारा लिखा गया है। और ये भूषण जी है, ये आपका दरबारी कवि है शिवाजी महाराज और उसके बाद संभाजी महाराज के। तो ये ऐतिहासिक पद भी है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास भी है। और ये क्या इतिहास है इस पद से जुड़ा हुआ हम आगे मेंशन करेंगे, जब है इसमें ऐतिहासिक कुछ मतलब यहाँ पर घटनाक्रम लिया जाएगा तब, या उसमें कुछ पंक्ति जोड़ा जाएगा तब। फिलहाल अभी इसमें है कुछ पंक्ति है शुरुआती दौर का, जिसमें मतलब यहाँ पर इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको बताएंगे नहीं। आएगा चीज़ें आगे ही पता चलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहले पंक्ति पढ़ाते हैं। पहला पंक्ति यहाँ पर क्या बोला है, इंद्र जिमी जम्ब पर बारब जो अम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। अब इस पंक्ति को समझने के लिए हमें है कुछ इसमें शब्द को जानना पड़ेगा। जैसे इंद्र का मतलब आप जानते हैं, इंद्र, ठीक है। जिमी का मतलब होता है के जैसा, ठीक है, या जैसे। जम्ब का मतलब इसमें भूषण जी बताए हुए हैं यम तो जानते ही होइएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें बारब को आपको समझना पड़ेगा। बारब का मतलब क्या होता है, समुद्री आग। समुद्र में भी आग निकलते हैं, ठीक है। जैसे आप जानते होइएगा कि रिंग ऑफ फायर है प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में, जिसमें सबसे ज़्यादा है ज्वालामुखी है, और वहाँ से हमेशा आग निकलते रहते हैं, मतलब वो समुद्री आग है। और उसके बाद अम्ब का मतलब क्या है, जल। उसके बाद रावण तो आप जानते ही होइएगा, ठीक है। सदम का मतलब होता है अहंकार, मतलब रावण का अहंकार। रघुकुल राज मतलब यहाँ पर क्या है, रघुकुल के राजा। रघुकुल के राजा कौन है, प्रभु श्री राम, ठीक है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से भूषण जी कहते हैं कि इंद्र जिमी जम पर बारब जो अम्ब पर रावण सदम पर रघुकुल राज है। कि जिस प्रकार से, जी मतलब क्या, जिस प्रकार से इंद्र का यम पर, और जिस प्रकार से समुद्री आग का जल पर राज है, समुद्री आग का जल पर राज है, ठीक उसी प्रकार से रावण के अहंकार पर, रावण सदम पर मतलब क्या, रावण के अहंकार पर रघुकुल राज है, मतलब प्रभु श्री राम का राज है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि भूषण जी कह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम दुई राज है। अब देखिए, इस पंक्ति को भी समझने के लिए हमें कुछ इसमें शब्द को जानना जरूरी हो जाता है। जैसे पौन का मतलब क्या होता है, पवन मतलब पवन, हवा। बारी बाह का मतलब इसमें बताए हुए हैं बादल, ठीक है। और उसके बाद शंभु मतलब क्या, भगवान शिव। रतिना मतलब रतिना। और उसके बाद जो सहस्र बाहु एक राजा है। राम द्विराज का मतलब इसमें बताए हुए हैं परशुराम को है राम भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये कहे हुए हैं राम द्विराज है, ठीक है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि भूषण कह रहे हैं कि पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर जो सहस्र बाहु पर राम द्विराज है। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पवन का, हवा का बादल पर राज है, पवन का बादल पर राज होता है। क्यों? क्योंकि बादल है, ये जब बनता है तो उसके बाद ये क्या होता है कि मतलब इसको हवा है कहीं पर ले जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं पर ले जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पवन का, हवा का बादल पर राज होता है।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से पवन का, हवा का, बादल पर राज है, प्रभु शिव का है, रतिनाह पर राज है, जो सहस्र बाहु, ठीक उसी प्रकार से सहस्र बाहु पर राम द्विराज है, मतलब परशुराम का राज है। राम द्विराज किसे बोले हैं? परशुराम को। सहस्र बाहु एक राजा था जो कि बहुत ही मतलब यहाँ पर क्रूर राजा था, जिसका है दोनों मतलब यहाँ पर बाजू है ये परशुराम जी काट दिए थे। ठीक है, अब अगले पंक्ति पर चलते हैं। अगला पंक्ति क्या बोल रहा है? दाबा ध्रुम दंड पड़, चीता मृग झुंड पड़, भूषण वितुंड पड़, जैसे मृग राज है। अब इस पंक्ति को भी समझने के लिए हमें कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दाबा, दाबा का मतलब क्या होता है? जंगली आग। इसमें बताए हुए भूषण जी, दाबा का मतलब जंगली आग होता है। ध्रुम मतलब होता है वृक्ष। ध्रुम मतलब क्या होता है? वृक्ष। दंड मतलब क्या होता है? वृक्ष की डाली। उसके बाद चिता का मतलब जानते होइएगा, चिता। अब मृग झुंड मतलब क्या? हिरण का झुंड। और उसके बाद यहाँ पर वितुंड, वितुंड का मतलब इसमें समझना, भूषण मतलब यहाँ पर कभी भूषण ही है। ठीक है, वितुंड का मतलब होता है हाथी। ठीक है, मृगराज मतलब क्या? सिंह, मतलब शेर। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि भूषण कहते हैं कि दामा द्रुम दंड पड़, चीता मृग झुंड पड़, भूषण वितुंड पड़, जैसे मृगराज है। जिस प्रकार से जंगल की आग का वृक्षों की टहलियों डालियों पर राज है। जिस प्रकार से जंगल की आग का वृक्षों के डालियों एवं टहलियों पर राज है, ठीक उसी प्रकार से चीता का मृग के झुंडों पर राज है। ठीक उसी प्रकार से चीता के मृग के झुंडों पर राज है। ठीक उसी प्रकार से हाथी पर सिंह का राज है, मतलब मृग राज है, मतलब सिंह का राज है। ठीक है, ये बोल रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कवि भूषण? तेज तम अंश पढ़, कान्हा जिमी कंस पढ़, यो मलिच वंश पढ़, शेर शिवराज। अब देखिए, इसको भी समझने के लिए हमें कुछ है शब्दों को जानना पड़ेगा। जैसे तेज, तेज का मतलब क्या होता है? उजाला। और उसके बाद अंश, इसमें अंश जानना है। अंश का मतलब क्या होता है? अंधेरा। अब जैसे ही मतलब यहाँ पर उजाला होगा और उसके बाद ये अंधेरा है, तो अंधेरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, मतलब उजाला का है, अंधेरा पर राज है भाई। ठीक है, उसके बाद कान्हा जिमी कंस पर, कान्हा जिमी कंस पर मतलब यहाँ पर क्या है कि कान्हा का है कंस पर राज है, क्योंकि कान्हा ने अपने कंस मामा को है मार दिया था। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कान्हा जिमी कंस पर। ठीक है, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यानी इस पंक्ति के माध्यम से हम कवि भूषण कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उजाला का अंधेरा पर राज है, जिस प्रकार से श्री कृष्ण का कान्हा का कंस पर राज है, श्री कृष्ण का कंस पर राज है, ठीक उसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अब मलेच्छ वंश किसको बोले हैं? मुगल वंश को बोले हैं। मतलब मलेच्छ वंश पर है शेर शिवराज है, मतलब शिवाजी का राज है। अब है हमको इतिहास में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। इतिहास क्या है समझिए आप थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, हमारे देश का इतिहास है 5000 साल पुराना, और सबसे हम लास्ट घड़ी में जाएंगे हम, तो हमारा इतिहास स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का है पीरियड माना जाता है 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक माना जाता है। उसके बाद है यह सभ्यता है कुछ कारणों के चलते ये ख़त्म हो गया था, ये वैनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। इसके पश्चात है हमारे देश में है, यानी भारत के क्षेत्र में है वैदिक सभ्यता आया था। वैदिक सभ्यता भी है 1500 BC से लेकर के 600 BC तक का चलता है। उसके बाद इसका भी पीरियड ख़त्म होता है। ठीक है, उसके बाद भारत में है महाजनपदों का दौर स्टार्ट होता है। उसके बाद महाजनपद में यहाँ पर देखेंगे तो 16 महाजनपद था, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद है बिहार के क्षेत्र में था। उसके बाद ये छोटे से क्षेत्र से है, बिहार के क्षेत्र से ये पूरे भारत पर कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, समय है आगे बढ़ता है। उसके बाद और भी यहाँ पर क्या है कि जनरेशन आते हैं, जैसे यहाँ पर मौर्य साम्राज्य आया, उसके बाद है यहाँ पर आपका गुप्ता साम्राज्य आया, बड़े बड़े साम्राज्य हैं। लेकिन गुप्ता साम्राज्य के पश्चात है भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं आता है। उसके बाद है भारत पर क्या होता है कि पश्चिमी क्षेत्र से कई आक्रमण होते हैं, उसके बाद भारत पर आक्रमण किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि आपका कुछ मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिसमें हम यहाँ पर मान सकते हैं गजनबी का आक्रमण हुआ, जो कि है 16-17 बार है भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन इसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ भारत से है पैसों के लूट करना था। उसके बाद यहाँ पर स्टेबल नहीं होना था। लेकिन इसके पश्चात गजनबी के पश्चात एक और यहाँ से शासक आता है पश्चिम क्षेत्र से, उसका नाम होता है गौड़ी। गौड़ी जब यहाँ पर आता है तो उसके बाद भारत पर आक्रमण करता है पाकिस्तान के क्षेत्र में, तो यहाँ पर यह स्टेबल भी हो जाता है।
उसके बाद दिल्ली के क्षेत्र में भी आकर के यहाँ पर स्टेबल हो जाता है और इसके बाद यहाँ से मुस्लिम शासन आरंभ हो जाता है। लेकिन ये घोड़ी के द्वारा जो मतलब यहाँ पर जो शासन आरंभ किया गया था, क्योंकि यहाँ पर इसका 2 सेनापति था, ये सब एकदम हम ब्रीफ में समझा रहे हैं, एकदम हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास का बात है कि इसको समझाने के लिए है मतलब क्लास लगता है, हम क्लास लेते हैं जब हिस्ट्री का, तब उसमें हम समझाते हैं। ये सब चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्या है कि घोड़ी तो मर जाता है, लेकिन इसका 2 सेनापति यहाँ पर खिलजी है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह यहाँ से साम्राज्य को स्थापित करता है, उसके बाद चलाना स्टार्ट कर देता है शासन को। घोड़ी के सेनापति के द्वारा जो शासन यहाँ पर आरंभ होता है भारत में, उसे हम कहते हैं सल्तनत वंश कहते हैं। और सल्तनत वंश में मुख्यतः 3 वंश आता है, गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है, लोधी वंश आता है। लेकिन लोधी वंश जो होता है वो लास्ट वंश होता है सल्तनत वंश का। इसका लास्ट जो आपका राजा होता है उसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी है, दिल्ली से शासन कर रहा होता है। उसके बाद एक अफगान शासक होता है, उसका नाम है बाबर। ये भारत पर आक्रमण करता है दिल्ली में और इब्राहिम लोधी को है हरा देता है पानीपत के क्षेत्र में 1526 में, जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद भारत में बाबर का है शासन आ जाता है, यानी मुगल वंश का शासन आ जाता है, क्योंकि इसका शासन है मुगल वंश चलता था अफगानिस्तान के क्षेत्र में, ठीक है। तो मुगल वंश स्थापित हो गया भारत में। उसके बाद बाबर है कुछ समय तक है यहाँ पर शासन किया। उसके बाद बाबर मर जाता है, उसका पुत्र आता है हुमायूं। फिर उसके बाद हुमायूं भी क्या है कि भारत पर है राज किया बहुत सालों तक ला। उसके बाद यह भी मर जाता है। उसके बाद है यहाँ पर अकबर आता है, अकबर भी शासन करता है भारत पर। उसके बाद यह भी मर जाता है। उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर भी शासन करता है और ये भी इसका भी पीरियड खत्म होता है। उसके बाद शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ का भी पीरियड खत्म होता है और यहाँ पर आता है आपका औरंगजेब। अब औरंगजेब से ही यहाँ पर क्या है कि आपका इतिहास जुड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लाने के लिए है, इतना हम इतिहास बताए हैं, ठीक है। अब ये औरंगजेब यहाँ पर देख रहा है कि हमारे जो पूर्वज है शासन किए थे भारत के क्षेत्र से, दिल्ली के क्षेत्र से, तो ये है कुछ सर्टेन एरिया को है मतलब अपने क्षेत्र में रखे हुए हैं या अपने सीमा में बना करके रखे हुए हैं। जैसे इसके सीमा में मुगल वंश के सीमा में है, ये आपका नॉर्थ का क्षेत्र है, वो मतलब मान के चलिए लगभग पूरा था सीमा में। उसके बाद ईस्ट में देखें तो ईस्ट भी इसके कब्जे में था। उसके बाद वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में भी कब्जा था। लेकिन हम साउथ की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे तो साउथ इसके कब्जे में नहीं था, मुगल वंश के कब्जे में। तो इसका मंसूबा था, इसका चाह था औरंगजेब का कि हम साउथ को भी अपने कब्जे में ले, यानी मुगल वंश के अधीन में ले ले, ठीक है। तो इसने है अभियान चलाया साउथ को जीतने के लिए। लेकिन साउथ को जीतने के लिए क्या है कि मतलब इसको सबसे पहली बार है महाराष्ट्र को जीतना पड़ता, तभी ये तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला को है, आंध्र प्रदेश को जीत पाता। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र में जब है ये औरंगजेब है, जब इसका शासन चल रहा था पूरे मतलब भारत में दिल्ली से, तो उसके बाद महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसके समकालीन है एक शासक थे, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। जैसे ही एंटर करता है महाराष्ट्र में इनको हराने के लिए, तो उसके बाद क्या है कि मतलब ये हार जाता है, औरंगजेब है हार जाता है, मतलब ये जीत नहीं पाता है छत्रपति शिवाजी महाराज का क्षेत्र, और ये बार बार प्रयास करता है और बार बार विफल हो जाता है, ठीक है, बार बार विफल हो जाता है। अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी यह साउथ को जीत नहीं पाता है। और लास्ट में क्या है कि ये औरंगजेब है 27 वर्षों तक है महाराष्ट्र के क्षेत्र में अपना समय बिता दिया, जिसके चलते हम मुगल वंश है कमज़ोर भी हो जाता है दिल्ली के क्षेत्र में। और उसके बाद इसके क्षेत्र में जितने भी अधीन क्षेत्र था वहाँ पर भी स्थानीय स्तर पर है राजा है पनप जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर राजाओं का शासन आरंभ हो जाता है और मुगल वंश खत्म भी हो जाता है, मतलब औरंगजेब के बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसने एक बहुत ही गलत नीति अपनाया था साउथ को जीतने का। पूरा है अपना जोर जियो जान है लगा दिया, फिर भी जीत नहीं पाया और इसका अपना भी साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि मतलब मलेच्छ वंश पर मतलब औरंगजेब है और उसके बाद मुगल वंश पर है शिवाजी का राज है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार इसको हराया है। और ये भूषण जी है शिवाजी और संभाजी महाराज के दरबारी कवि हैं, इसलिए इस वीर गाथा को लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा इतिहास से जुड़ा हुआ ये कविता था, ये पद था। फिर से हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम कल है दूसरे पद को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ते हैं पहला पंक्ति। इंद्र जिमी जम्ब पर बारब जो अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है।
इस पंक्ति के माध्यम से कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र का यम पर राज है, जिस प्रकार से समुद्री आग का जल पर राज है। जब समुद्र में आग निकलता है तो उसके बाद जल पर राज हो जाता है इसका, इसलिए बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से समुद्री आग का जल पर राज है, ठीक उसी प्रकार से रावण के अहंकार पर प्रभु श्री राम का राज है, मतलब रघुकुल का राज है। अब ये आगे कहते हैं पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम दुई राज है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से पवन का मतलब हवा का बादल पर राज होता है, कहीं पर ले आ सकता है पवन, बादल को ले आ सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से भगवान शिव का है रतिनाभ पर राज है, ठीक उसी प्रकार से सहस्त्र बाहु पर परशुराम का राज है, मतलब राम दुई राज है, ठीक है। आगे ये कहते हैं भूषण जी, दावा दुर्म दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। जिस प्रकार से जंगली आग का वृक्ष की डालियों पर राज है, जिस प्रकार से चीता का मृग के झुंड पर राज मतलब हिरण के झुंड पर राज है, मृग मतलब हिरण होता है, झुंड पर राज है, ठीक उसी प्रकार से हाथी पर सिंह का राज है, यानी मृग राज मतलब यहाँ पर शेर का राज है, ठीक है। अब आगे कहते हैं तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, जो मलिच वंश पर शेर शिवराज है। अभी इस पंक्ति के माध्यम से क्या कर रहे हैं कवि कि जिस प्रकार से तेज मतलब क्या उजाला, और उजाला का अंधेरे पर राज है, अंश पर राज है, ठीक है। जिस प्रकार से कान्हा का कंस पर राज है, श्री कृष्ण का कंस पर राज है, ठीक उसी प्रकार से मलिच वंश मतलब यहाँ पर क्या औरंगजेब और मुगल वंश पर शेर शिवराज मतलब शिवाजी का राज है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इतिहास के फैक्ट के साथ इसको पढ़ लिएगा तो आपको बहुत मज़ा आयल होगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में।